कहाँ तक पढ़े थे कल आप लोग? जहां तक पढ़े थे वहीं से शुरू करते हैं। और करंट अफेयर की क्लास होगी और करंट अफेयर की कॉपी निकाल लीजिएगा। नहीं लाए होंगे तो कहीं पेज पेज होगा आपके पास, पेज पेज पे नोट करिएगा। पढ़ना शुरू किया जाए। कहां तक पढ़ाए थे? यही क्वेश्चन था। यही था, यहां तक पढ़ाए थे ना। इसमें देखिए एक बार, उद्यमिता अभियान तक पढ़ाए थे। उद्यमिता अभियान से आगे पढ़ाना है आपको, मतलब यहां से पढ़ाना है आपका। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्च ने भारत की यात्रा किया और इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। अब बात थोड़ा सा करना बंद कर, ये आगे बैठने वाले बहुत शोर करते हैं भाई, है ना? ऐसा है ना? पीछे काहे खड़े हैं? बैठे हैं कि खड़े हैं? मेन टेबल पे बैठ गए ना? दिखता नहीं है? नहीं दिखता है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता है। आवाज तो जा ही रही होगी, पीछे टीवी भी लगा है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर आपको हम पढ़ा रहे हैं और करंट अफेयर की श्रृंखला में 5-6 दिन पहले क्लास चल चुकी है ऑलरेडी। एक क्लास कल चली थी और आज फिर से हम आए हैं करंट अफेयर पढ़ाने आपको। ठीक है, सर की तबीयत नहीं ठीक थी कल और आज हॉस्पिटल मतलब दवा लेने गए हैं। ठीक है, तो आज आप हमसे पढ़ेंगे। ठीक है, कल का शेड्यूल क्या होगा ये कल ही पता चलेगा आपको। फिलहाल आज आप हमसे पढ़ेंगे। दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि मंडल स्तर पर एक वार्ता किया। तो भारत में यात्रा के लिए जर्मनी से एक व्यक्ति आए थे जो कि वहां के चांसलर हैं, जिनका नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज है। ध्यान दीजिए, वैसे तो भारत यात्रा पर बहुत सारे लोग आए और जो प्रथम बार विदेशी भारत के अंदर आया और वर्ष 2026 के अंदर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आए थे, जिनका नाम था उर्सुला और कोस्टा। आपको मैंने बताया था, इससे पहले बताया था ना? तो खास करके सवाल उसी से पूछता है जो सबसे पहली बार आता है। तो वर्ष 2026 के अंदर दो व्यक्ति आए, एक का नाम उर्सुला और दूसरे का नाम क्या होगा? कोस्टा। उर्सुला और कोस्टा, ये दोनों ऐसे अतिथि आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और कब आए थे? 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में दो व्यक्ति आए, एक का नाम उर्सुला और दूसरे का नाम हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरह से भारत के अंदर और भी लोग आए। हमने आपसे बताया कि भारत में एक डायलॉग हुआ था जिसका नाम दिया गया रायसीना। क्या नाम दिया गया? रायसीना। इस रायसीना बैठक में शामिल होने कौन आया था? तो अलेक्जेंडर स्टब आए थे। कौन आए थे? अलेक्जेंडर स्टब आए थे। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से कहानी आगे बढ़ेगी। अभी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति और आए जिनका नाम था फ्रेडरिक मर्ज, और ये मर्ज कहां के थे? जर्मनी के चांसलर हुआ करते थे। ये भी भारत के अंदर आए। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है सना तकाइची, वो भी भारत के अंदर आई। तो बहुत सारे लोगों ने वर्ष 2026 में भारत की यात्रा किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख लीजिएगा। 2-3 व्यक्तियों का नाम लिखवाएंगे, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, 39 आप हेडिंग कर लीजिएगा और इसमें लिखिए वर्ष 2026 में, वर्ष 2026 में, वर्ष 2026 में भारत यात्रा पर आए, भारत यात्रा पर आए, भारत यात्रा पर आए, भारत यात्रा पर आए विदेशी। वर्ष 2026 में भारत यात्रा पर आए विदेशी, जिसमें कि पॉइंट नंबर पहला लिख लीजिएगा फ्रेडरिक मर्ज। पहले नाम इन्हीं का लिख लीजिएगा,
फ्रेडरिक मर्ज। देखो हमने बोर्ड पे लिख दिया ना, फ्रेडरिक मर्ज प्रथम बार जो भारत यात्रा पर आए थे, आधिकारिक तौर पे तो एंटोनियो कोस्टा थे, लेकिन आप लिख लीजिएगा फ्रेडरिक मर्ज पहले नंबर पे। लिखिए लिखिए फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं जो लिखिएगा जो जनवरी माह में भारत यात्रा पर आए। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं जो जनवरी माह में भारत यात्रा पर आए, जो जनवरी माह में भारत यात्रा पर आए। अगला पॉइंट लिखिएगा नई दिल्ली में आयोजित, इसी में अगला पॉइंट लिखना है, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और भारत जर्मनी के बीच द्विपक्षीय, लिखा है हमने, देख लीजिएगा बोर्ड पे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया। भारत जर्मनी के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया। बना लेंगे इतना। देखिए एक तो सवाल पूछेगा कि जर्मनी के चांसलर जो भारत आए नाम क्या था? फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम था? फ्रेडरिक मर्ज था। और फ्रेडरिक मर्ज भारत आए तो ये मिले भारत के प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री से इन्होंने वार्ता कहां पे किया? तो दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर ये एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री से मिले और भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को इन्होंने क्या किया? मजबूत बनाया। फिलहाल इनसे इतनी ही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रश्न देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज जनवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक वार्ता किया। यह बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, चांसलर मर्ज ने पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा किया। यह बात भी अपने आप में क्या है? सही है। मतलब अगर देखा जाए तो कथन दोनों अपने आप में क्या होगा? ठीक होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं आपके पास, जो डेटा है हमने लिखवा दिया। ठीक है, अब आगे लिखिएगा दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे लिखिएगा उर्सुला और कोस्टा। उर्सुला और कोस्टा, इनका नाम तो बड़ा है काफी, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है। उर्सुला और कोस्टा लिखिएगा ये पहला, इसमें पॉइंट करके ये यूरोप के निवासी थे। यूरोप के निवासी थे तथा इनका संबंध यूरोप के निवासी तथा इनका संबंध एक संगठन का नाम बताया था हमने, आपको याद है? यूरोपियन यूनियन। तथा इनका संबंध यूरोपियन यूनियन से था। सॉरी, था नहीं, है शब्द का प्रयोग करिएगा। तथा इनका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। तथा इनका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। अगला पॉइंट लिखिएगा ये
भारत यात्रा पर ये भारत यात्रा पर लिखिएगा, भारत यात्रा पर 77वें गणतंत्र दिवस के समय गणतंत्र दिवस के समय आए थे। 77वें गणतंत्र दिवस के समय आए थे। ये भारत यात्रा पर 77वें गणतंत्र दिवस के समय आए थे। हो गया। और अगर सवाल यहीं से बने कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि के तौर पर किसको चुना गया था, तो उर्सुला और किसको? कोस्टा। उर्सुला और किसको? कोस्टा। और ध्यान दीजिएगा, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले कौन थे? उर्सुला और कोस्टा। आगे नोट करिए, लिखिए भारत और यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपियन यूनियन। अभी मेरे सामने देखिए सभी लोग, इधर देखिए फ्रंट पे ऐसे। क्लास से जाना है किसी को? अभी जाना है? पीछे कोई स्टाफ है क्या? नहीं है? है? लॉक कर दीजिए गेट को। सीढ़ी पे है? छात्र बैठा है सीढ़ी पे? चलिए नोट करिए, इसमें लिखिएगा क्या बोल रहे थे। देखो भूल गया। भारत, हाँ लिखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य हुई बैठक की अध्यक्षता, मध्य हुई बैठक की अध्यक्षता, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य हुई बैठक की अध्यक्षता उर्सुला और कोस्टा के द्वारा की गई। अध्यक्षता उर्सुला और कोस्टा के द्वारा की गई। भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य बैठक की अध्यक्षता ये किसके द्वारा करी गई? तो उर्सुला और कोस्टा के द्वारा करी गई। बना लेंगे इतना। आगे तीसरे नंबर पे हेडिंग बना लीजिएगा, साना तकाइची। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, साना तकाइची। साना तकाइची। लिखिए यह जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। यह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। यह जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। लिखिएगा यह जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर रहे। यह जुलाई वर्ष 2026 में भारत यात्रा पर रही। हो गया। लिखिए आगे, लिखिए भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच रक्षा और विनिर्माण, भारत और जापान के बीच रक्षा और विनिर्माण संबंधी बैठक में
शामिल हुई। रक्षा और विनिर्माण संबंधी बैठक में शामिल हुई। हो गया। सवाल पूछेगा कि भारत और जापान के बीच रक्षा और कौन सा समझौता हुआ, तो विनिर्माण को लेके रक्षा और विनिर्माण संबंधी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जापान की तरफ से शामिल होने वाली महिला का नाम क्या है? सना तकाइची। सना तकाइची जापान से किस तरह से संबंधित है? तो जापान की पहली महिला क्या है? प्रधानमंत्री। सवाल कई बार पूछा है कि जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? सना तकाइची। और ये किस महीने में जुलाई यात्रा पर रही? तो भारत यात्रा पर रही, तो जुलाई 2026 में भारत यात्रा पे रही, भारत में आई। और भारत और जापान के बीच बहुत सारे ऐसे रणनीतिक संबंध थे जिस पर चर्चा किया गया, और जिसमें रक्षा और किसको प्रमुखता दिया गया? विनिर्माण। रक्षा और विनिर्माण को प्रमुखता दिया गया। इसी में लिखिएगा, लिखिए भारत और जापान, भारत और जापान द्वारा, भारत और जापान द्वारा, भारत और अगला पॉइंट है, भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से, भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे, भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे लुपेक्स मिशन, लुपेक्स का मतलब समझ रहे हो? लुपेक्स मिशन चंद्रयान 5 को भेजने के लिए चलाया जा रहा है, और ये मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारत और जापान। क्या लिखे हैं? भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे मिशन लुपेक्स, संयुक्त रूप से चलाए जा रहे मिशन लुपेक्स, लुपेक्स की समीक्षा की गई। संयुक्त रूप से चलाए जा रहे मिशन लुपेक्स की समीक्षा की गई। इतना हो गया? इतना हुआ? अब अगला लिखिएगा 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे अलेक्जेंडर स्टव। चौथे नंबर पे लिखिएगा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर स्टव लिखिएगा, लिखिए अलेक्जेंडर स्टव। अलेक्जेंडर स्टव भारत में रायसीना बैठक के दौरान, रायसीना बैठक के समय अलेक्जेंडर स्टव भारत में रायसीना बैठक के दौरान आए थे। रायसीना बैठक के दौरान आए थे। हो गया? लिखिए यह वर्तमान में, यही अलेक्जेंडर स्टव वर्तमान में फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। फिनलैंड के, फिनलैंड नहीं सुने हो? देश का नाम है ये, सुने हो सब? नहीं ना, बहुत तो जानता ही नहीं होगा कि फिनलैंड क्या है। लिखिए फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में, भारत सब जानते हो कि नहीं? भारत, इंडिया नहीं जानते? आर्यवर्त जानते हैं? चलिए ठीक। लिखिएगा फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। बना लेंगे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इतना बना लीजिएगा। कुछ 3-4 लोग थे जो भारत यात्रा पर आए थे, जिनसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है इनसे क्वेश्चन, पहले से एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। देखिए सवाल बनेगा आपसे क्या, फ्रेडरिक मर्च की बात करेगा तो इसका संबंध किस देश से होगा? तो जर्मनी। कहां से? जर्मनी। जर्मनी में व्यक्ति क्या है? चांसलर। और भारत यात्रा पर आया था, और प्रधानमंत्री मोदी से क्या किया? मुलाकात किया। और मुलाकात कहां पर होती है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में होती है। आगे उर्सुला और कोस्टा की बात करेंगे। उर्सुला और कोस्टा, अगर हम उर्सुला और कोस्टा की बात करेंगे तो इनका संबंध कहां से होगा? यूरोपियन यूनियन से। कहां से होगा? यूरोपियन यूनियन से होगा। और एक तरह से प्रश्न बनेगा आपसे कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत यात्रा पर कौन रहा था? उर्सुला और कोस्टा।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्यान दीजिएगा, भारत में एज अतिथि के तौर पर कौन नियुक्त करा गया था? उर्सुला और कोस्टा। भारत में अतिथि के तौर पर कौन आया था? उर्सुला और कोस्टा आए थे। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे नाम आपका सना तकाइची का है। इनका संबंध कहां से है? जापान। सवाल बनेगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सना तकाइची। जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर रहे। नाम हो जाएगा सना तकाइची। रक्षा और विनिर्माण संबंधी बैठक में क्या हो गई? शामिल हो गई। ध्यान दीजिएगा, भारत और जापान द्वारा संयुक्त मिशन जिसका नाम क्या होगा? लुपेक्स। लुपेक्स मिशन में कौन शामिल है? भारत और जापान। भारत और जापान। सवाल बनेगा कि चंद्रयान 5 को छोड़ने के लिए कौन सा मिशन चला? लुपेक्स। चंद्रयान 5 को छोड़ने के लिए मिशन कौन सा? लुपेक्स मिशन किन देशों द्वारा चलाया जा रहा है? 2 देश, भारत और जापान। लुपेक्स मिशन भारत और जापान। लुपेक्स मिशन भारत और जापान। अच्छा, सना तकाइची भारत में किससे मिली? तो भारत के प्रधानमंत्री से। और इन्होंने भारत और जापान रक्षा और विनिर्माण संबंधों को क्या बनाया? मजबूत बनाया। आगे है, आगे नाम आपका अलेक्जेंडर स्टब का है। अलेक्जेंडर स्टब भारत आए और किस समय आए थे? उस समय एक बैठक हो रही थी जिसका नाम क्या था? रायसीना बैठक। रायसीना बैठक का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। ऐसा पढ़ाया है ना हमने। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे आइएगा। आगे देखिए दिया है कि भारत EFTA, भारत EFTA के बारे में पूछा है कि भारत EFTA, देखो ई एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मतलब मुक्त व्यापार समझौता होता है। दिया है कि EFTA विकसित देशों के समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। सर आएंगे तो आप लोग की क्लास लेंगे, ठीक है ना? क्लास में जैसे जब पीपीटी लगता है उस समय आप लोग को लगे कि नहीं करंट अफेयर की क्लास है, क्लास से सीधे आउट। तो काम, अगर क्लास में अगर हंसना है और क्लास में अगर लड़ाई करना, लड़ाई कौन कर रहा था इधर बीच में? हाँ, क्लास में नहीं बैठना है मेरे। लड़ाई के दौरान क्लास में नहीं बैठना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैठो यार, बैठो, बैठिए, बैठिए, पीछे खड़े वाले बैठो, 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 बैठो। क्लास अभी देखो, आप लोग अभी छोटे हो, समझ रहे हो ना? अभी हर चीज का महत्व आप आसानी से नहीं समझ पाओगे ना। जैसे थोड़ा सा बड़े हो गए, एक दो एग्जाम दोगे, एक आध बार फेल हो गए, ठीक है ना? जब फेल हो गए ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि नहीं, मतलब क्या होना चाहिए एक्चुअल में। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लास में बैठ के मतलब पढ़ाई होता है। क्या होता है? पढ़ाई। बाकी जितना भी आप एक्टिविटी क्लास में करते हैं, सारा एक्टिविटी आपके घर का है, रूम का है, आप वहां करा करिए ना। क्लास में बैठ के आप लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे? नहीं ना करेंगे। लाइए क्वेश्चन पूछे आपसे, लाइए, लाओ जी, लाओ। हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। नोट कहां है जी? कॉपी लेके नहीं? कौन कॉपी लेके आया? कॉपी जो लेके आया वो लाओ। कौन इधर से कौन लड़ाई कर रहा था जी? खड़े हो। कौन लड़ रहा था? रोने लगे? हाँ, क्या बोले? क्या बोले? हम क्या बोले? हम अब ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ है। ये बताइए, देखिए क्लासरूम में सब लोग एक दूसरे का मित्र और दोस्त है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए होता क्या है कि जैसे देखिए क्या है,
कि क्लास में लिखना होता है, तो कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत हाथ दाएं बाएं ऐसे लग जाता है, कभी लिखते समय हिल जाता है, कभी बैक से लग जाता है ना। तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को मैनेज करना होता है ना। जैसे सोचिए उतना लाइन लगा के आप लोग खड़े रहते हैं, किसी तरह से क्लासरूम में आते हैं और पढ़ेंगे नहीं तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। अब हम आप लोग को क्या बोले बताइए, हम एक दिन के लिए आते हैं, हम कुछ कर भी डांट भी नहीं सकते हैं हम। अब एक दिन के लिए क्या व्यवहार खराब करना छात्रों से, क्यों। अब क्वेश्चन पूछ देंगे तो बता ही नहीं पाएगा सब, बता पाओगे। देख लो अभी से बोल रहा है सब नहीं बता पाएंगे, क्या बोले हम। चलिए नोट करिए, कहां तक लिखे थे। एफटीए के बारे में बता रहे थे आपको ना। देखिए एफटीए समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये सवाल हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में देखो परेशानी होती है, क्योंकि फाउंडेशन टाइप की चीजें तो है नहीं कि आपको पढ़ाया जाएगा एक सिरे से। तो एक समझौता सरकार ने किया जिसको हम एफटीए का नाम देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का नाम देते हैं। और एफटीए को कहा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कहा गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इसी का एक प्रकार है जिसको हम, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम ईएफटीए का नाम देते हैं। ईएफटीए के तहत यानी व्यापार और आर्थिक साझेदारी की गई, और इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना था। दिया था कि टीईपीए विकसित देशों के समूह के साथ भारत पहला मुक्त व्यापार समझौता है। दिया है आगे ईएफटीए में आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। देखो क्वेश्चन तो ऐसा है कि पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। हुआ क्या कि आपको पता है कि अमेरिका एक देश है, और अमेरिका और भारत के बीच व्यापार होता है। व्यापार के बीच में देखिए होता क्या है, कुछ टैक्स अप्लाई होते हैं, कुछ टैक्स लगाए जाते हैं। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि इनके संबंधों में थोड़ा सा अप और डाउन हुआ, मतलब संबंध उच्च नीच हुए थोड़ा सा। और इस कारण से अमेरिका ने क्या करा, जो अमेरिका के व्यापार संबंधी टैरिफ था, टैरिफ को क्या किया, बढ़ा दिया तेजी से। ध्यान दीजिएगा, भारत के बहुत सारे ऐसी वस्तुएं थी, बहुत सारी ऐसी सामग्री थी जिसको हम अमेरिका से मंगा रहे थे, उस पर टैरिफ को क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे ही टैरिफ को बढ़ाया, तुरंत और देश सामने आ गए, जैसे ब्रिटेन आ गया। अब ब्रिटेन के साथ इसी में न्यूजीलैंड आ गया, इसी में ओमान भी आ गया, इसी में और भी देश आ गए, आके जुड़ गए। उन्होंने कहा कि आप व्यापार यहां से न करके बल्कि हमारे यहां से करिए। आप हमारे यहां से अगर करते हैं तो कुछ कुछ वस्तुओं पर हम ट्रेड क्या कर देंगे, तो फ्री कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्री, मतलब किसी भी प्रकार का हम कोई टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब टैक्स न लिया जाए तो उस व्यापार को हम किस प्रकार का व्यापार कहते हैं, तो एफटीए वाला व्यापार कहते हैं, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड माने होता है व्यापार, फ्री मतलब होता है मुक्त, एग्रीमेंट माने क्या होता है, समझौता। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, मुक्त व्यापार समझौता। तो अमेरिका के टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद बहुत सारे देश उभर के आए, जिन्होंने भारत को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे साथ व्यापार करिए, और अगर हमारे यहां की कोई सामग्री आपके यहां अगर खरीदी जाती है तो उस पर कुछ कुछ वस्तुओं पर हम क्या करेंगे, तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी टैक्स हम कितना रखेंगे, तो 0%। और इसी को हम नाम देते हैं क्या, तो एफटीए का नाम देते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा एफटीए, और इसके बारे में लिखिए 2-4 लाइन, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिएगा एफटीए। एफटीए, एफटीए को हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखिएगा। लिखिए यह एक प्रकार से, यह एक प्रकार से, यह एक प्रकार से, एक प्रकार से मुफ्त व्यापार समझौता है। मुफ्त व्यापार समझौता है। यह एक प्रकार से मुफ्त व्यापार समझौता है। मुफ्त व्यापार समझौता है। लिखिएगा, लिखिए भारत से पहली बार, पहली बार एफटीए, भारत से पहली बार
एफटीए करने वाला देश यानी मुक्त व्यापार समझौता करने वाला देश ब्रिटेन बना। ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे यहां से ट्रेड करिए, हम आपसे कुछ कुछ वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो सवाल कभी बनेगा कि प्रथम बार एफटीए यानी पहली बार एफटीए, ध्यान दीजिएगा, पहली बार एफटीए भारत से करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। तो सवाल पूछेगा कि भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ होता है? ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन। भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। और एफटीए की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। और भारत ने प्रथम बार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करा और मुक्त व्यापार समझौता करने वाला देश कौन बना? ब्रिटेन। कौन बना? ब्रिटेन। आगे लिखिएगा, इसी में आगे लिखिएगा भारत से ब्रिटेन के साथ साथ भारत से ब्रिटेन के साथ न्यूजीलैंड और ओमान ने भी एफटीए पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटेन के साथ साथ न्यूजीलैंड और, लिख दे न्यूजीलैंड, लिखिए न्यूजीलैंड और ओमान ने भी एफटीए पर हस्ताक्षर किया। न्यूजीलैंड और ओमान ने भी एफटीए पर हस्ताक्षर किया। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, एफ का मतलब क्या होता है? फ्री। टी फॉर क्या है? ट्रेड। ए फॉर क्या है? एग्रीमेंट। फ्री से क्या होता है? मुक्त। ट्रेड माने व्यापार, एग्रीमेंट माने समझौता। तो सवाल कभी बना कि एफटीए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मुक्त व्यापार समझौता। और भारत ने पहली बार एफटीए किया किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन तो इसमें शामिल हुआ, लेकिन इसमें दो देश और जुड़े, न्यूजीलैंड और ओमान। हालांकि आगे बढ़ते हुए और देशों ने और हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो यही तीन देश सामने आए थे, जिसमें एक का नाम ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कौन? ओमान। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान। तो भारत के ट्रेड में पहले चरण में शामिल होने वाले तीन देश जिन्होंने एफटीए पर साइन किया, जिसमें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कौन है? ओमान है। तो एफटीए का मतलब समझ गए? हाँ, एफटीए का मतलब यह होता है कि कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं जिस पर कोई प्रकार का कोई टैक्स ना हो, और जब टैक्स ना हो तो टैक्स फ्री वस्तु होती है, और उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड। क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड। फ्री का मतलब इतना ऐसा तो नहीं ना कि एकदम उठा लाए खाली वहां से, याद रखिएगा। तो इसी को हम एफटीए का नाम देते हैं। और इसी एफटीए का एक तो भाई है जिसको हम ईएफटीए क्या बोलते हैं? ईएफटीए। और इसके अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, एफटीए विकसित देशों के समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इसको बना लीजिएगा एफटीए। अच्छा, लिखिए नहीं ना, आप लोग अलग से लिखे होंगे, ठीक है? एफटीए। अच्छा, इसमें लिखिए एक लाइन लिखिए, तो इसी पर लिखिए एफटीए भारत का विकसित और विकासशील देश के बीच होने वाला एक समझौता है। हो गया ना? भारत का विकसित और विकासशील देशों के साथ होने वाला एक प्रकार का क्या है? समझौता। और यह समझौता कैसा है? मुक्त व्यापार समझौता। तो बात अपने आप में क्या है? सही है। दिया है एफटीए में आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। देखिए, इसके पहले चरण में तो ब्रिटेन शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन। पहले चरण में कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन। उसके बाद कौन? न्यूजीलैंड। उसके बाद कौन? ओमान। उसके बाद बाकी और भी देश आए, तो इसमें आइसलैंड भी शामिल हुआ है, लिंकेस्टीन भी शामिल हुआ है, नॉर्वे भी शामिल हुआ है और
स्विट्जरलैंड भी शामिल हुआ है। ये सब अंतिम चरण में मतलब बाद में आके शामिल हुए, मतलब कथन अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, सही है। ठीक है, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे यहां से बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन करंट का था तो मैंने मेंशन कर दिया था। आपसे क्वेश्चन केवल ब्रिटेन के बारे में पूछेगा, ओमान के बारे में पूछेगा और कहा, न्यूजीलैंड के बारे में पूछेगा। अच्छा, भारत ने पहला एफटीए किसके साथ करा था? ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या चीज? ईएफटीए का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक समझौता एक प्रकार का। दिया है, माधव गाडगिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उन्होंने 2011 में पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता किया था। उन्होंने आईआईएसपी में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किया था। यह माधव गाडगिल भारत के जैविक विविधता अधिनियम के मसौदे को तैयार करने में शामिल थे। इनमें नोट करिए, हेडिंग बना लीजिएगा 41 और लिखिएगा माधव गाडगिल। माधव गाडगिल, देखो यहां से करंट में क्वेश्चन बन सकता है। माधव गाडगिल के बारे में नोट करिएगा। लिखिए लिखिए, ये पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। हो गया, लिखिएगा लिखिए इन्होंने भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना किया। इन्होंने भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना किया। इन्होंने भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना किया। अगला लिखिएगा, ये भारत के जैविक विविधता अधिनियम के मसौदे को तैयार करने में शामिल थे। ये भारत के जैविक विविधता अधिनियम, ये भारत के जैविक विविधता अधिनियम के मसौदे को तैयार करने में शामिल थे। ये भारत के जैविक विविधता अधिनियम के मसौदे को तैयार करने में शामिल थे। हो गया। माधव गाडगिल के बारे में अगर पूछता है तो पश्चिमी घाट में इन्होंने क्या करा था? पारिस्थितिकी की जो विशेषज्ञ है इस पैनल की क्या करा? अध्यक्षता करा। और कब करा था? वर्ष 2011 में ही करा था। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना भी किसने करा था? माधव गाडगिल ने। और जैविक विविधता अधिनियम भी बनाने वाले कौन थे? माधव गाडगिल। भारत के लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट बनाने वाले कौन थे? माधव गाडगिल थे। बना लेंगे इतना, यानी सही कथन कौन सा है? तो तीनों सही है। आगे बढ़िएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है इसमें, राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। राज्यों का अपना कर राजस्व भारतीय राज्यों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अब नोट करिएगा, लिखिएगा, लिखना क्या है? लिखिएगा 42, हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा राज्य वित्त, राज्य वित्त वर्ष 2023 वर्ष 2024। देखो पुराना आंकड़ा है ये, राज्य वित्त वर्ष 2023 और 2024। नोट करिए, लिखिए राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला लिखिएगा, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 बोलते हैं आप लोग इसको ना, लिखिए 243 के आई में है।
का उल्लेख 243 के आई में है। हो गया। लिखिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकायों को वित्त आवंटन करता है। वित्त माने क्या होता है? पैसा, बजट। स्थानीय निकायों को वित्त आवंटन करता है। आवंटन मतलब क्या है भैया? बांटना। स्थानीय निकायों को वित्त आवंटन करता है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्त आवंटन करता है। इतना हो गया। राज्य वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा? कौन करेगा? स्थानीय निकायों को वित्त आवंटन कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 के क्लास नंबर आई में है। 243 के क्लास नंबर आई में है। बता लेंगे इतना। ठीक है, इसी के बारे में दिया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, राज्य वित्त कमीशन अलग होता है, लेकिन कमीशन क्या करेगा? एक वित्त का प्रावधान करेगा राज्यों के लिए। ठीक है, राज्यों के लिए एक वित्त का प्रावधान करता है। और ये जो प्रावधान है, प्रावधान, इस प्रावधान को संचालित करने में, पारित करने में इसकी मदद कौन करता है? तो बैंक करेगा। मतलब कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, वित्त का प्रावधान तो कर देगा, परंतु इस प्रावधान का संचालन किसके माध्यम से होता है? आरबीआई के माध्यम से। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा करंट में कहा गया, राज्यों को अपना कर राजस्व भारतीय राज्यों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर सवाल बनेगा कि राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो कर है। क्या है? कर है। राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर। कर माने क्या होता है? टैक्स होता है। राज्यों को सर्वाधिक पैसा कहां से प्राप्त होता है? करों से। कहां से प्राप्त होता है? करों से प्राप्त होता है। लिखिएगा, लिखिए, लिखिए राज्य वित्त, राज्य वित्त, राज्य वित्त, वित्त 2023 और 24 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य वित्त 2023 और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर है। कि रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर है। भारत में राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर है, यानी टैक्स है। वैसे तो सरकार का ही सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास कर से जाता है, टैक्स से जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो तीन बेसिक बात हमने बताया आपसे कि राज्यों के अंदर एक वित्त आयोग बनता है, जिसका गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल गठन करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 243 के आई के तहत करेगा। स्थानीय निकाय संबंधी वित्त आवंटन की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त के तहत एक रिपोर्ट जारी किया गया वर्ष 2023 और 24 में। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि राज्यों को सर्वाधिक पैसा यानी सर्वाधिक आय कहां से प्राप्त होती है? टैक्स से प्राप्त होती है। कथन दोनों अपने आप में सही है, मैंने थ्योरी लिखवा दिया है, पढ़ लीजिएगा उसको। आगे प्रश्न है, दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में दूसरा स्थान मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन एक विश्वविद्यालय है। देखो लिखना कैसे है, लिख लीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट चल रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है अपेक्षाकृत पहले से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को लिखिएगा, फॉरेन ट्रेड को टाइम्स की
रैंकिंग में टाइम्स की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कट जाएगा फिर तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा, लिखिए यह इंस्टीट्यूट, लिखिए यह इंस्टीट्यूट, यह इंस्टीट्यूट, यह इंस्टीट्यूट वित्त मंत्रालय के अधीन, यह इंस्टीट्यूट वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हो गया। सवाल पूछेगा कि टाइम्स रैंक वाले में याद रखिएगा किसे पहले स्थान पर देखा गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को देखा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। आगे देखो, प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा है 2025 और 26 कि पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का हिस्सा बढ़कर इतना हो गया। भारत अब तक सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यात रहा। ये तो खैर दिया है, हमें लिखना होगा। हेडिंग बना लीजिएगा 44 और इसमें नोट करिएगा भारत का, दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा होगा, लिखिए भारत का आर्थिक सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वे। हेडिंग बना लीजिएगा भारत का आर्थिक सर्वे। इसमें दो चार बातें हम लिखवाएंगे, पूरा तो पढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत लंबा चैप्टर ये होता है ये, और दो चार कुछ बातें बताएंगे आपको। लिखिएगा भारत का आर्थिक सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वे बजट से पहले या बाद बताइए। लिखिएगा भारत का आर्थिक सर्वे बजट से पहले लाया जाता है, लाया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वे बजट से पहले लाया जाता है। लिखिएगा यह सरकार द्वारा, यह सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करता है। पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करता है। कौन प्रदान करेगा? इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल सरकार ने क्या काम किया, कितना पैसा कहां पे खर्च किया, कितनी चीजों को कितना तक डेवलप किया, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? आर्थिक सर्वे। बजट के पहले लाएंगे कि बजट के बाद लाएंगे? बजट से पहले लाती है सरकार, बजट से पहले। बजट के पहले देखो एक पन्ना पेश होता है, इस पन्ने पर लिखा होता है कि सरकार ने पिछले साल क्या किया। मान के चलो अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, एग्जाम्पल अगर आप दें आपको, तो पिछले वर्ष का बजट कब आया था? वर्ष 2025 और 26 का बजट था। भाई पिछला बजट यही था ना, और अभी का बजट क्या है? वर्ष 2026 और 2027 का बजट है। तो इस वाले बजट में सरकार ने क्या काम किया, इस काम का जो विवरण होता है, विवरण, इसी विवरण को पेश किया जाता है कब? 26 और 27 में। पिछले वर्ष का जो विवरण है, जब सरकार इसको पटल पे रखती है तो इस विवरण का हम नाम क्या देते हैं? आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे जो होता है बजट से पहले पेश होता है, और बजट के पीछे वाले वर्ष में सरकार ने कितना काम किया, हर काम का विवरण कहां लिखा होता है? आर्थिक सर्वे में लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नोट करिए। इसमें एक लाइन और लिखिए, आर्थिक सर्वे, आर्थिक सर्वे लिखिएगा, आर्थिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा
पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। पेश किया जाता है, हो गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। आगे लिखिएगा, इसमें 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 सरकार के इसमें सरकार के विगत कार्य और सरकार के विगत कार्य और सरकार के विगत मतलब क्या है? पिछला। सरकार के विगत कार्य और विगत कार्य और अवसंरचना अवसंरचना का मतलब समझ रहे हैं? इसको हम रोड मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोड मैप। अवसंरचना का मतलब ये होता है कि जैसे हम दरोगा की तैयारी करने हैं तो हमें रोड मैप पता है कि पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, यही होगा ना, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया कि मुझे प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, और फिजिकल के लिए क्या करना है। हमने तीनों का रोड मैप तैयार किया, उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अवसंरचना। क्या बोलेंगे? अवसंरचना। एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो सरकार के पिछले कार्य और सरकार की अवसंरचनाओं को दर्शाता कौन है? इकोनॉमिक सर्वे। विगत कार्य और अवसंरचना का विवरण प्रदान करता है। लिख लीजिएगा, का विवरण प्रदान करता है। का विवरण प्रदान करता है, हो गया। लिखिए, आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार किया जाता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार किया जाता है। अब सवाल पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे तैयार कौन करता है? बताओ ना भाई। अरे इकोनॉमिक सर्वे का मतलब आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे को तैयार कौन करता है? किसकी अध्यक्षता में तैयार होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में। और पेश कौन सा मंत्रालय करेगा? वित्त मंत्रालय। कौन पेश करता है? वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वे में क्या लिखा होता है? सरकार ने पिछले साल क्या काम किया है, सरकार के पिछले साल के कार्यों की जानकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अवसंरचना के बारे में ध्यान दीजिएगा, लिखा होता है। कहां पर? आर्थिक सर्वे के अंदर। क्वेश्चन क्या बना है आपसे? प्रश्न यह बना है, दिया है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में, पहली छमाही का मतलब समझ रहे हो? 2026 का पहला 6 माह, पहला 6 माह का मतलब जनवरी से कहां? जून तक। जनवरी से कहां? जून तक का डेटा है ये। कहा गया कि पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 53 पॉइंट कितना है? 6% है। आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के सेक्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्षेत्र कितना है? जिसमें कि एक पहला क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र और तीसरा। पहला क्षेत्र को हम बोलते हैं प्राथमिक, दूसरे को बोलेंगे द्वितीयक, तीसरे को बोलेंगे तृतीयक। इसमें तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा। दूसरा क्या है? उद्योग। पहला क्षेत्र क्या है? कृषि। पढ़ के आए हैं ना ये सब? ये पढ़े होंगे ना फाउंडेशन में या कहीं भी पढ़े हैं? पढ़े होंगे आप लोग। थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी ही, थोड़ा बहुत जानकारी इसके संबंध में आपको होगी ही। तो कहा गया कि 2026 के जनवरी से लेकर जून तक अगर देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है, यानी भारत की जो मूल जीडीपी है, उसमें जो तृतीयक सेक्टर है उसका हिस्सा बढ़कर कितना हो गया? 53.6 हो गया है। लिखिएगा, लिखिए, आर्थिक सर्वे 2025 और 26 के अनुसार, आर्थिक सर्वे 2025 और 26 के अनुसार भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में
सबसे बड़ा योगदान भारत के जीडीपी में, सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का मतलब अगर हम कहें पहला, दूसरा या तीसरा तो क्या बताएंगे? तीसरा है ना। सबसे ज्यादा योगदान देखो यही करता है, तीसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर सबसे अधिक योगदान करता है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, पुलिस, यानी जितने भी लोग सर्विस में जुड़े हैं, सेवा में जुड़े हैं, सबके बारे में इसमें डेटा होता है, जानकारी होती है। अगर ये लोग योगदान करते हैं तो सीधा कौन सा सेक्टर ऊपर बढ़ेगा? सेवा सेक्टर। अगर कोई कंपनियां योगदान करेगी तो कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? दूसरा। अगर कोई किसान योगदान करेगा तो कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? पहला सेक्टर। कौन सा सेक्टर? पहला सेक्टर बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? नोट करिए, लिखिएगा, लिखिएगा। वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान लिखिए 53.6% है। 53.6% है योगदान, 53.6% है। आगे लिखिएगा, तथा 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 भारत, तथा भारत सेवाओं के निर्यात में, तथा भारत सेवाओं के निर्यात में सेवाओं के निर्यात में, निर्यात में भारत का स्थान, सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। 7वां है, 7वां है। हो गया? कितना हो गया? सवाल पूछेगा सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? क्या है? 7वां। सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां। और अगर सवाल बनेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन सा सेक्टर दे रहा है? सेवा सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सेवा। और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट का है? 53.6% का योगदान है। ये डेटा कब का है? जनवरी से लेकर कब तक का? जून तक का। डेटा कैसा है? तो छमाही है। कैसा है? 6 माही। अब हो सकता है और डेटा आएगा तो इसमें परिवर्तन होगा। एक ही बार 6 माह का डेटा दे दिया, फिर अगले 6 माह का डेटा अगली बार देगा तो हो सकता है कि परसेंट वाला हिस्सा आपका थोड़ा प्लस माइनस हो, लेकिन अब डेटा जब आएगा तो हम अपडेट करवा देंगे आपको। ठीक है? अच्छा ये बताइए, इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले कि बजट के बाद? बजट से। हाँ, सरकार के पिछले साल में किए गए कार्यों का विवरण ये कहां पर होता है? इकोनॉमिक सर्वे में। कहां पर? इकोनॉमिक सर्वे में। सरकार ने पिछले साल कितना काम किया, कहां पे कितना पैसा खर्च किया, ये सारा कुछ विवरण कहां पर दिया है? इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट से पहले क्या लाती है गवर्नमेंट? इकोनॉमिक सर्वे। क्या लाती है? इकोनॉमिक सर्वे। बजट में आगामी हम क्या करने वाले हैं इस योजना का विवरण होता है, और इकोनॉमिक सर्वे में हमने पीछे क्या काम किया इस योजना का क्या होता है? विवरण होता है। सरकार की विगत योजनाओं के विवरण के बारे में कहां होता है? आर्थिक सर्वे में। और आगामी जो कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी कहां होती है? बजट में होती है। तो बजट से पूर्व हम क्या लाते हैं? इकोनॉमिक सर्वे। बजट से पूर्व सरकार द्वारा लाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो डायरेक्टली पूछता है कभी स्टेटमेंट में, इकोनॉमिक सर्वे बजट के पहले आता है या बजट के बाद आता है? तो बजट के पहले आता है। बजट के पहले आता है। अच्छा ये बताइए, बजट के 1 साल बाद का होता है कि पीछे का होता, मतलब पहले का होता है? 1 वर्ष पहले का होता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मान के चलिए हमने कहा कि बजट पेश किया गया वर्ष 2023 और 24 में। वर्ष 2023 और 24 में क्या कर दिया? बजट पेश कर दिया। बजट यहां पेश हो गया। ध्यान दीजिएगा, बजट पेश हो गया। जब अगले साल बजट फिर पेश होगा ना, मतलब अगला बजट कब आएगा? वर्ष 2024 में आएगा। 24 में ही ना आएगा? 24 और कब के लिए होगा?
25 के लिए अगला बजट होगा। तो जब ये बजट पेश होगा 24 और 25 के लिए, तो फिर इसके बाद अगला बजट कब आएगा? 2025 और कब के लिए आएगा? 26 के लिए। तो सोचिए जब हम यहां पर बजट पेश कर रहे होते हैं, यहां पर बजट पेश कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे का जो बजट होता है ना, बजट, यही बजट क्या हो जाता है? इकोनॉमिक्स हो जाता है। यानी अगर हमसे पूछे कि हमने बजट इस बार कौन सा पेश किया है, 2026 और 27 पेश किया है, लेकिन हमने इकोनॉमिक सर्वे कौन सा पेश किया है? 2025 और 26 पेश किया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का विवरण है और बजट से आगे आता है, पहले आता है या बाद आता है? पहले आता है। बजट से क्या होगा? पहले। अगर बजट हमने 2026-27 का पेश किया तो इकोनॉमिक सर्वे कब का होगा? 25 और 26 का होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे किसकी अध्यक्षता में तैयार होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार किया जाता है, लेकिन सदन के पटल पर पेश करने का काम कौन सा मंत्रालय करेगा? वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय करता है। आइए पढ़ते हैं। बजट के अंतर्गत कहा गया कि भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान कृषि का, उद्योग का या सेवा का? सबसे अधिक योगदान किसका? सेवा का। किसका योगदान है? सेवा का योगदान है। और ध्यान दीजिए, सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? सेवा निर्यात में भारत 7वां। सेवा निर्यात में भारत। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या दे दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? भारत अब तक सेवाओं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक यानी पहला दे दिया है। मतलब ये क्या है? ठीक है, केवल एक सही है, किंतु दूसरा क्या है? गलत हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है। दिया है, भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है और वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 रही है। अच्छा, इसको नोट करिए, लिखिए, उसी में लिखिए, उसी में लिखना है, पॉइंट नहीं बनाना है। लिखिए, लिखिए, आर्थिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वे के अनुसार लिखिएगा, सरकार की राजस्व प्राप्ति, आर्थिक सर्वे के अनुसार सरकार की राजस्व प्राप्ति उत्पादन का 9.2% रही। अब सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना, तब इसको डिटेल करेंगे, समझ रहे हैं ना? करंट में करंट का टीचर आपको यही पढ़ाएगा बस। लिखिए, क्या लिखे हैं? केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति लिखे है ना? बजट में सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% थी या रही। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। हो गया? इतना हो गया? ठीक है, इसी में एक लाइन और लिखिएगा। लिखिए, लिखिए, आर्थिक सर्वे में कहा गया, आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारत प्रेषण में, प्रेषण हम बता रहे हैं, प्रेषण का मतलब, प्रेषण का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके गांव से या घर से कोई गया है विदेश कमाने, कोई तो होगा। कितने लोग के ऐसे जानने वाले लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पैसा वहीं पे लगा रहे हैं, घर भेजते हैं पैसा, अरे भेजते हैं ना, पैसा घर आता है ना। ठीक है, तो जो लोग विदेश से कमा कर घर पे पैसा मतलब भारत के अंदर भेजते हैं, तो उसी को हम नाम क्या देते हैं? प्रेषण। क्या नाम देते हैं? और पूरे विश्व भर के अंदर भारत के लोग फैले हुए हैं। जितना विदेशी एक दूसरे देश में नहीं होगा, उतना ज्यादा भारतीय अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। तो भारतीय वहां से पैसा कमाकर कहां भेजते हैं? भारत के अंदर। तो उसी को नाम दिया गया प्रेषण। क्या नाम दिया गया? प्रेषण। तो इतना ज्यादा भारतीय विदेश में है कि वहां से पैसा भेजते हैं सब बहुत ज्यादा। तो कहा गया कि प्रेषण में भारत का स्थान क्या है? पहला है। लिखिए, क्या लिखा है? प्रेषण में भारत का स्थान पहला है। प्रेषण में भारत का स्थान पहला है। हो गया? क्या कुछ दिक्कत है क्या? अरे आर्थिक सर्वे के अनुसार क्या लिखे हो? अच्छा, भारत में प्रेषण, लाइए देखें तो,
आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारत प्रेषण में प्रथम स्थान पे है, ऐसा लिखना चाहिए था। लिखिए, सब मिला के प्रेषण में अगर भारत का स्थान पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पहला। प्रेषण देखो जरा समझना, देखो प्रेषण का मतलब क्या होता है कि विदेश से आया पैसा, विदेश से आया पैसा, भारत में विदेश से पैसा आता है और जो विदेश से आया हुआ पैसा है इसको लाने में भारत का स्थान क्या है? पहला। भारत का स्थान क्या है? पहला। देखो इसी को अंग्रेजी में हम रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिटेंस। क्या बोलेंगे? रेमिटेंस का नाम देते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। क्या बोलेंगे? रेमिटेंस। क्या कहते हैं? रेमिटेंस का नाम देते हैं। तो सवाल कभी कभी पूछेगा कि रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत का स्थान क्या है? पहला। अभी लिखिए, लिखिए अगला पॉइंट बना के लिखिए, रेमिटेंस प्राप्त करने में, रेमिटेंस, रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत का स्थान पहला है। रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत का स्थान पहला है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। और वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति जीडीपी का कितना रही है? तो 9.2%। मतलब दोनों कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और लाइए एक बार देखें आपका नोट्स। क्या चीज? क्या एनआरआई? क्या बोल रहे? हाँ, क्या क्या बोलते हैं? एनआरआई, एनआरआई बोलेंगे उसको। एनआरआई एक प्रकार का सिटीजनशिप होता है, समझ रहे हो ना? एनआरआई एक प्रकार का नागरिकता के प्रावधान के तहत गिना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था में गिनते हैं उसको। ठीक है। प्रेषण अर्थव्यवस्था का विषय है और एनआरआई आपका नागरिक शास्त्र का विषय हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। कितना छोटा लिखे हो? मुझे नहीं दिख रहा है, बताओ। ऐसा नहीं कि मुझसे प्रेरित हो कि बोर्ड पे छोटा लिखते हैं तो हम भी छोटा लिखेंगे। बताइए, जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सना तकाइची। अच्छा, कौन है? सना तकाइची। जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? सना तकाइची भारत आई थी क्या? हाँ। और भारत के अंदर नेशनल पार्क की संख्या अभी कितनी है? नेशनल पार्क कितने हैं? 107। 107वें नंबर पे कौन? सिमलीपाल। कौन सा है? एक्जियोम 4 का नाम सुने हो सब? एक्जियोम 4 एक प्रकार का क्या है? मिशन। और एक्जियोम 4 मिशन से एक व्यक्ति गया था, नाम था शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया? कौन सा पुरस्कार? हाँ। एआई तक कल रिवीजन कराए थे आपको? एआई वाला कराए थे ना? चुनाव वाला भी रिवीजन करा दिए थे, यूनेस्को वाला भी कराए थे। हाँ, यूनेस्को के अंदर अब साइट की संख्या बढ़ गई है। पहले साइट हुआ करती थी 44, परंतु अब कितना है? हाँ, यूनेस्को के अंदर 45वीं साइट कौन सी हो गई है? तो सारनाथ। कौन हो गई है? सारनाथ का बौद्ध स्थल। सारनाथ का बौद्ध स्थल। अब सवाल बनेगा, यूनेस्को में भारत की कुल कितनी साइट है? 45। कितनी है? यूनेस्को में भारत से मूर्त धरोहर कितना? 45। अमूर्त कितना? 14। ये बताओ जरा, मार्क कोनी का संबंध किस देश से है? कनाडा। कहां से है? कनाडा। मार्क कोनी का संबंध कहां से? कनाडा। और मार्क रूटे का संबंध कहां से? नाटो। मार्क रूटे का संबंध कहां से? नाटो पढ़े हैं? नाटो में देश की संख्या कितनी? 32। नाटो में देश कितना? निर्यात तैयारी सूचकांक पढ़े हैं? नया निर्यात तैयारी सूचकांक जारी कौन करेगा? नीति आयोग। कौन जारी करेगा? निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आधार वर्ष 2024। आधार वर्ष 2000। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत का शीर्ष राज्य रहा महाराष्ट्र। कौन रहा? और छोटे राज्यों में उत्तराखंड। छोटे राज्यों में नीति आयोग सुने होंगे। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 किसके स्थान पर लाया? योजना आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा कौन है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लाहिड़ी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अनुराग जैन। कौन बने? किसके स्थान पर लाए गए? सिंधु। एक सेकेंड, निधि छिब्बर किसके स्थान पर? निधि छिब्बर के स्थान पर। आरबीआई सुने हैं? वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 26 में। कौन से? आरबीआई के अंदर गवर्नर सहित कुल कितने लोग हैं? 5। कितने हैं? एक तो गवर्नर, बाकी 4 क्या है? सदस्य। तो सवाल पूछता है कि आरबीआई में सदस्यों की संख्या कितनी है? 4।
कितने सदस्य हैं? 4। चौथी औद्योगिक क्रांति, सवाल बनेगा कि इसको कहां पर शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, संपूर्णता अभियान सुना है? जारी करने वाला आयोग कौन सा? नीति आयोग। संपूर्णता अभियान कौन जारी करता है? आकांक्षी जिलों की सूची किस अभियान में आती है? संपूर्णता अभियान में। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाते हैं? 28 जनवरी। कब मनाते हैं? वीरता पुरस्कारों में एक पुरस्कार दिया गया, अशोक चक्र, और ये चक्र प्रदान किया गया किसको? शुभांशु शुक्ला को। किसको दिया गया? शुभांशु शुक्ला को दिया गया। अक्जियोम 4 का हिस्सा भारत से कौन बना था? शुभांशु शुक्ला। अच्छा, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन? राकेश शर्मा। और सवाल पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन है? शुभांशु, ध्यान दीजिएगा। आगे डीआरडीओ सुना होगा ना? स्थापना 1958। हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन? समीर कामत से बदलकर कौन है? राजेश कुमार। कौन हो गए हैं? राजेश कुमार हैं। लाओ पेन भाई। समीर कामत से अब बदल के कौन हो गए? राजेश कुमार। राजेश कुमार किसके स्थान पर लाए गए? समीर कामत। किसके स्थान पर? समीर कामत के स्थान पर लाए गए कौन? राजेश कुमार को लाया गया। आगे आपका डीआरडीओ से सवाल बनेगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। और डीआरडीओ को अपना विमान छोड़ना, यंत्र छोड़ना है तो कहां से छोड़ेगा? शांतिपुर से। कहां से? शांतिपुर से। डीआरडीओ ने बहुत सारी चीजों को बनाया, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाया जिसका नाम क्या है? रुद्रम। क्या नाम है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। अच्छा, गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन कहां? नई दिल्ली। सरस मेला कहां? गुंटूर। पुस्तक मेला कहां? नई दिल्ली। सूरज कुंड मेला कहां? हरियाणा। पांगसा उत्सव कहां? अरुणाचल प्रदेश। जनजाति खेल महोत्सव कहां? छत्तीसगढ़। शीत महोत्सव कहां? लद्दाख। काला घोड़ा कहां? महाराष्ट्र। सिग्मो त्योहार कहां? गोवा। आर्किड महोत्सव कहां? सिक्किम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने में? ध्यान दीजिएगा। रेलवे में अगर हम आपसे पूछ दे कि वंदे भारत अभी तक कितनी चली है तो 164। कितना? 164। वासुकी सुना होगा? डबल डेकर मालगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी। और सबसे लंबी मालगाड़ी कौन? रुद्रास्त्र। कौन है? रुद्रास्त्र है। व्योम मित्रा का नाम सुने हैं? आधा मानव है। क्या है? भारत सरकार ने एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2000। हाँ, टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2026। मलेरिया मुक्ति का 2023। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा 2047। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा 2023। विकसित भारत 2047। 200 अरब डॉलर भारत और यूएई के बीच व्यापार का लक्ष्य 2032। कब तक रखा है? 2000। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2028। निर्यात तैयारी सूचकांक के तहत 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, 2030 तक रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर सवाल पूछेगा अभी के अनुसार, अभी जुलाई 2026 में बिहार का विकास दर कितना है? बताइए। नहीं, लीजिए, बिहार का विकास दर ढूंढ के लाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है कि वर्ष 2026 में जुलाई में, मतलब अभी तक के आंकड़े के अनुसार बिहार का ग्रोथ रेट क्या है, विकास दर क्या है, दर ज्ञात करके लाना है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही।